हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिविकल आर्ट्स क्लास में। आज की इस वीडियो में समाजशास्त्र के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लघु उत्तरीय क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए थे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। कुछ ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम लोगों ने अच्छे तरीके से कवर किया था और साथ में मैंने तैयार भी करवा दिया था। आज की इस वीडियो में जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आ जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो चलिए अच्छे तरीके से आपको तैयार करवा देंगे, बस थोड़ा सा आप यहाँ पे कंसंट्रेट बना लीजिए, आपको अच्छे तरीके से याद करवा देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, लिखा है उदारीकरण ने रोजगार के प्रतिमानों किस प्रकार को प्रभावित किया है। प्रतिमानों को किस प्रकार प्रभावित किया है ये हमें बताना है। निरोजगार के प्रतिमान क्या है ये हमें समझना है। उदारीकरण क्या है ये समझना है, फिर उसको कैसे प्रभावित किया है ये समझना है। ठीक है, सब कुछ समझा देंगे, घबराने वाली बात नहीं है। इसके बाद यहाँ पूछा जाएगा, भूमिहीन कृषि मजदूरी के हेतु जो है रक्षा करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं। यानी जो भूमिहीन मजदूर हैं, ये बल्कि भूमिहीन मजदूरी नहीं बल्कि मजदूर होना चाहिए यहाँ पे। तो ये मजदूर जो है कृषि, जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं, इनकी रक्षा के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ये बताना है। नेक्स्ट है, आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं, भारत में इसके प्रमुख प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, पंथ निरपेक्ष से आप क्या समझते हैं, दलित आंदोलन से क्या समझते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो पहले यहाँ पे क्वेश्चन कवर करते हैं, इनका उत्तर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, उदारीकरण ने रोजगार के प्रतिमानों को किस प्रकार प्रभावित किया है। तो इसका आंसर यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले उदारीकरण क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, उदारीकरण का मतलब ये होता है कि जब सरकार के द्वारा कोई नियम या टैक्स वगैरह जो होती है उसको कम कर दिया जाए, इसको हटा दिया जाए, उस प्रक्रिया को उदारीकरण कहा जाता है। सिंपल भाषा में कहा जाए छूट मिलना आपको। जैसे अगर मान लीजिए आप सामान खरीदने गए हैं, 1000 रुपये का मान लीजिए कोई सामान है, ठीक है, और दुकानदार अगर आपको 800 रुपये में दे देता है तो आपको फायदा कितने को हुआ, 200 रुपये का। तो जो 200 रुपया है ये आपको छूट मिला है, तो आपको यहाँ पे 200 रुपये छूट मिलने की प्रक्रिया को उदारीकरण यहाँ पे आप कह सकते हैं। इसका मतलब है कि सरकार के द्वारा जो नियम लगाए जाते हैं, जो टैक्स वगैरह लगाए जाते हैं, अगर उनको कम कर दिया जाए तो उस प्रक्रिया को या नियम को कम कर दिया जाए या हटा दिया जाए, उस प्रक्रिया को उदारीकरण कहा जाता है। अब उसके रोजगार में क्या प्रभाव पड़ेगा ये हमें बताना है। तो देखिए, 1991 में भारत में आर्थिक उदारीकरण की नीतियों को अपनाया गया था। कब अपनाया गया, 1991 में भारत में जो है आर्थिक जो उदारीकरण है इसकी नीति, मतलब इसके नियम जो बनाए गए कि उदारीकरण से कैसे हम लोग जो है उसको प्रभावित कर सकते हैं, कैसे उसको नियम को बना सकते हैं, इस प्रकार से नियम बनाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप रोजगार के प्रतिमानों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा बात करेंगे सकारात्मक पहले प्रभाव के बारे में, फिर नकारात्मक प्रभाव के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जब उदारीकरण आया तो उसके बाद जो है उदारीकरण आने से समाज में क्या प्रभाव पड़ा या रोजगार में क्या परिवर्तन हुआ, ठीक है, उसमें बताना है। तो पहला यहाँ पे लिखेंगे, नए क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्राप्त हो गए। यानी उदारीकरण प्रक्रिया आने से नए क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मिलना शुरू हो गए, जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी में, दूर संचार, वित्त सेवा में, सेवा क्षेत्र रोजगार के नए नए अवसर जो है उत्पन्न होने लगे। यानी कहने का मतलब ये है कि उदारीकरण आने से रोजगार के जो अवसर हैं उनमें कई प्रकार से जो है फायदा मिलने लगा। ठीक है, आगे बात करते हैं दूसरा पॉइंट, निजीकरण के माध्यम से जो है रोजगार में वृद्धि होने लगी। जो निजीकरण है यानी प्राइवेट जो है, इस क्षेत्र में जो है ज्यादातर वृद्धि देखने को मिली। निजीकरण के कारण निजी क्षेत्रों में निवेश बढ़ा, जिसके रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई। यानी लोग जब टैक्स वगैरह या जो नियम थे उसको कम कर दिया गया सरकार की तरफ से, तो लोग अपना अपना व्यवसाय करने लगे और उस व्यवसाय के आधार पे अपना जो है एक निजी क्षेत्र में उनका निवेश बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं इस प्रकार से। इसके बाद जो है यहाँ पे वैश्विक बाजार तक पहुंच। वैश्विक बाजार तक पहुंच का मतलब है कि विश्व स्तर पर अपने वस्तुओं को पहुंचाना। ठीक है, जैसे चाइना है, चाइना अपना सामान जो है सिर्फ भारत में ही नहीं बेचता है बल्कि दुनिया के से कई सारे देशों में बेचता है, उनके बाजारों तक अपना सामान पहुंचाता है। तो वैश्विक स्तर तक जो है पहुंचाना, ये जो है बाजार तक पहुंच, उसमें लिखेंगे वैश्विक
जो है वैश्वीकरण के कारण भारतीय कंपनियों को वैश्विक बाजार तक पहुंच मिली है, जिससे निर्यात में वृद्धि, निर्यात मतलब बेचना, यानी बेचने में वृद्धि हुई है और रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, तो आराम से इसे ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसका कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है। क्या? जैसे देखिए, पहला पॉइंट लिखेंगे, पारंपरिक क्षेत्रों में रोजगार की कमी। पारंपरिक क्षेत्रों में रोजगार की कमी का मतलब कि जो प्राचीन काल से हमारे रोजगार चले आ रहे हैं, उसमें कमी देखने को मिल रही है। जैसे जैसे कृषि क्षेत्र में, विनिर्माण जैसे पारंपरिक क्षेत्रों में रोजगार में वृद्धि नहीं हुई है, जिनसे इन क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति भी स्थिर रह गई है। जैसे आज के डेट में कोई कृषि करना चाहता है, कोई खेती करना चाहता है, बहुत कम है। जो हमारी युवा पीढ़ी आ रही है ना, ये हमारी यूथ जो है बहुत कम खेती में काम करना चाह रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो पारंपरिक रोजगार है उसमें कमी देखने को मिल रही है। इस प्रकार से जो समाज आगे बढ़ रहा है, नई-नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो कृषि में जो है लोग अब खेती काम बहुत कम करना चाहते हैं। ठीक है? नेक्स्ट है, बेरोज़गारी में वृद्धि हुई है। बेरोज़गारी में भी कहीं न कहीं वृद्धि देखने को मिली है, जैसे कि हम कह सकते हैं, निजीकरण के बाद कंपनियों ने अपने उत्पादों, सेवाओं की कीमत बढ़ा दी है, जिससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ बढ़ा है। इसके अलावा निजी क्षेत्र के उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना भी होता है। यानी अगर आप कोई दुकान खोले हो तो आपका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होता है? अधिक से अधिक लाभ कमाना, ठीक है? ऐसे ही जितने भी प्राइवेट सेक्टर होते हैं, निजी कंपनियाँ होती हैं, उनका सबसे बड़ा उद्देश्य होता है अधिक से अधिक लाभ कमाना। चाहे कस्टमर को घाटा हो या नुकसान हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बस उनको क्या करना है, उनको भैया लाभ कमाना है। लाभ कमाने के उद्देश्य से अपना व्यवसाय किए हैं। जिसके कारण कई बार जो है कर्मचारियों की छँटनी भी करनी पड़ती है, जिससे लोग क्या होते हैं, बेरोज़गार हो जाते हैं। कभी-कभी ऐसे देखा जाता है कि जब उनको कंपनियों को लगता है कि हमारे कंपनी में वर्कर ज़्यादा हो गए हैं और सैलरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा देनी पड़ रही है, तो क्या करते हैं, कर्मचारियों की छँटनी शुरू कर देते हैं। यानी जो अच्छे होंगे, जितनी ज़रूरत है उतना ही रखेंगे, बाकी सबको बाहर निकाल देंगे। तो जो बाहर चले जाएँगे वो क्या हो जाएँगे, बेरोज़गार हो जाएँगे। ठीक है? आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे, आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता का मतलब ये है कि आर्थिक सुधारों ने केवल उच्च आय वर्ग के आमदनी और उपभोग स्तर का उन्नयन हुआ है। उन्नयन का मतलब होता है ऊपर उठे हैं, ठीक है? जबकि कृषि और विनिर्माण जैसे आधारभूत क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के उनके में जो सुधार हुए हैं, वो सुधार बहुत कम हुए हैं, और उनको जो लाभ है, बहुत लाभ कम मिल पाया है। कहने का मतलब ये कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। तो यहाँ पे जो हमें आर्थिक असमानता देखने को मिली है, वो उदारीकरण के द्वारा ही मिला है। तो कुछ इसमें नकारात्मक, कुछ से जो सकारात्मक पॉइंट है, आप इसे लिख सकते हैं। आगे इसमें निष्कर्ष में ले सकते हैं, उदारीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार के नए उत्पन्न किए हैं, विशेषकर सेवा और आईटी क्षेत्र में। हालाँकि पारंपरिक क्षेत्रों में रोजगार की स्थिरता और बढ़ी है, आर्थिक असमानता बढ़ी है, चुनौतियाँ भी बहुत सारी सामने आई हैं। तो उसके कुछ लाभ भी हैं और कुछ उसके हानि भी है। तो आप इसको इस प्रकार से प्रेज़ेंट कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने आएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि भूमिहीन कृषि मज़दूरों को उनके हितों के लिए सरकार के ने क्या उपाय किए हैं? तो आइए बात करते हैं, जिनके पास भूमि नहीं है, ज़मीन नहीं है, उनके बारे में यहाँ पे बताना है, ठीक है? तो भूमिहीन जो कृषि मज़दूर हैं, उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार ने विभिन्न उपाय और योजना लागू किए हैं। क्या-क्या योजनाएँ हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, सरकार ने उनके लिए कुछ योजना बनाए हैं। तो ऐसी योजना कौन-कौन सी है, आइए देखते हैं। पहली योजना है यहाँ पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना, लंबा-चौड़ा योजना है, 2025 में ये जो है देख सकते हैं यहाँ पे। इस योजना के तहत भूमिहीन कृषि मजदूरों के प्रतिवर्ष 10,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ये राशि सीधे जो लाभार्थी होते हैं, उनके बैंक खाते में जमा की जाती है, जिनसे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। ठीक है? यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकते हैं इसके बारे में। अगर ये नहीं लिख सकते हैं तो ये मनरेगा तो आपको पता ही होगा अच्छे तरीके से। मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 में ये अधिनियम आया था और 2006 में ये अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है? इसमें लिखेंगे, इस अधिनियम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100
100 दिन का रोजगार जो है गारंटी देता है, जिसमें भूमिहीन मजदूरों को वैकल्पिक रोजगार के अवसर मिल जाते हैं। इसमें ज़्यादातर मनरेगा में गरीब परिवार के जो लोग होते हैं, जिनके पास ज़मीन वगैरह नहीं होते हैं, भूमिहीन होते हैं, उनको ज़्यादातर इसमें प्राथमिकता दी जाती है। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण क्षेत्रों में मिलती है। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की बात करें, इस योजना के माध्यम से भूमिहीन और गरीब परिवारों को आवास प्रदान किया जाता है, जिससे उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके ग्रामीण क्षेत्रों में, अगर आप गाँव से बिलॉन्ग करते होंगे तो आपको पता होगा, आपके ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना मिलता है, या फिर जो है उन्हें आवास मिला होगा, ठीक है? कुछ लोग को आवास मिला होगा, जिनके पास अच्छे घर नहीं होंगे, जिनके पास कोई ज़मीन नहीं होगी, उनको आवास मिला होगा, ठीक है? शहर में भी मिलता है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी मिलता है। आगे देखिए, आगे राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का मतलब ये है कि इस कार्यक्रम के तहत वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन जैसी योजनाओं के माध्यम से भूमिहीन मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। यानी सिंपल भाषा में कहा जाए तो राष्ट्रीय जो है सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत जो है कुछ ऐसे लोगों को जो है पेंशन वगैरह दी जाती है, जैसे कि वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है। ऐसे लोगों को जो है पेंशन सरकार की तरफ से दिया जाता है, ताकि उनको सामाजिक में सुरक्षा प्रदान की जाए और उनको आर्थिक जो असमानता है वो ऐसा न लगे, ठीक है? इसके बाद जो है निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं कि सरकार द्वारा लागू की इन योजनाओं के उद्देश्य भूमिहीन कृषि मजदूरों की आर्थिक स्थिति में सुधार, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए इस प्रकार से सरकार ने कई सारी योजनाएं चला रखे हैं, ठीक है? तो आप यहाँ पे दे सकते हैं इसके बारे में। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं? भारत में इसके प्रमुख प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। दो प्रकार से प्रश्न आपको इसका उत्तर देना पड़ेगा। पहला, आधुनिकीकरण क्या है ये बताना है, फिर इसके बाद में इसका प्रभाव क्या है ये बताना है, ठीक है? तो आंसर यहाँ पे लिखेंगे, हेडिंग डाल देंगे, आधुनिकीकरण का अर्थ क्या होता है, और लिखना शुरुआत करेंगे इसमें। जैसे क्या लिखेंगे, आधुनिकीकरण क्या है? एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? जिसके माध्यम से समाज पारंपरिक मान्यताओं, प्रथाओं और संरचनाओं से हटाकर आधुनिक विचारों, तकनीकों और संस्थाओं को अपनाता है। कहने का मतलब ये है, आधुनिकीकरण का मतलब ये है कि पहले, अगर आज से 10 साल पहले देखा जाए तो कोई फटा जींस वगैरह नहीं पहनता था, फटा कपड़ा नहीं पहनता था। लेकिन अगर आज की डेट में कोई फटा जींस पहन ले तो लोग उसे गरीब नहीं बल्कि उसे फैशन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो हमारी आधुनिकीकरण है, वो आधुनिकीकरण के माध्यम से जो पुरानी चीजें हैं, जो पुरानी परंपराएं हैं, उसको त्याग कर नई नई परंपराओं को, नई नई चीजों को सीखना, जानना, उसके बारे में अध्ययन करना, उसको अपनाना, वो आधुनिकीकरण कहलाता है। ठीक है? अब यहाँ पे जो समाज है, उस समाज में बहुत सारी परिवर्तन देखने को मिल रही है। आज से 10 साल 20 साल पहले शादी में डीजे नहीं जाता था। आज से 20 साल पहले शादी में बफर सिस्टम नहीं होता था, लेकिन आज के दिन में बफर सिस्टम अनिवार्य हो गया है। दूसरी बात ये है, डीजे ना जाए तो शादी मातम सा जैसा लगता है। तो इसीलिए जो पुरानी परंपराएं हैं, समाज में जो पुरानी परंपराएं, जो मान्यताएं हैं, उनको हटाकर जो आधुनिक मान्यताएं हैं, जो आधुनिक विचारधारा है, जो आधुनिक चीजें हैं, आधुनिक तकनीकें हैं, उनको अपनाना, ये आधुनिकीकरण कहलाता है। इसका छोटा सा डायग्राम बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखेंगे पुरानी चीजें या पुरानी तकनीकें या पुरानी जो भी सामाजिक परंपराएं हैं, उसको त्याग कर, ठीक है, उसको क्या करते हैं लोग, त्याग करते हैं। और फिर त्याग करने के बाद जो नई है, जो आधुनिक, यहाँ पे लिखेंगे आधुनिक, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे आधुनिक। तो जो नई आधुनिक चीजें हैं, नए तकनीकें हैं, उनको अपनाना ही आधुनिकीकरण कहलाता है। ठीक है? सिंपल, ना लिखना हो, छोटा सा ऐसे फ्लोचार्ट डायग्राम बना दीजिए, बढ़िया नंबर मिलेगा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तर्कसंगत और प्रौद्योगिकी को बढ़ता उपयोग भी शामिल होता है। कहने का मतलब होता है कि इसमें लॉजिकल होता है, इसमें वैज्ञानिक पद्धतियों पर काम होता है, और टेक्नोलॉजी का भी उपयोग बहुत ज्यादा इस टाइम पे होता है। ठीक है? अब इसका प्रभाव क्या होता है उसके बारे में समझना है।
तो देखिए, भारत में आधुनिकीकरण के प्रमुख प्रभाव है जैसे कि शिक्षा में सुधार। पहला पॉइंट लिखेंगे शिक्षा में सुधार, कोई बड़ी बात नहीं है, रट्टा मार नहीं है, केवल समझने की कोशिश करेंगे कि आधुनिकीकरण से मॉडर्न ज़माना आने से कुछ न कुछ शिक्षा में सुधार हुआ है। ठीक है, जैसे आधुनिक शिक्षा प्रणाली के प्रसार से साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। अब बहुत लोग ऐसे लोग बहुत कम मिल जाएँगे क्योंकि बहुत कम लोग पढ़े लिखे, सब लोग कहेंगे इंटर, हाई स्कूल, बीए, एमए, बीएससी वगैरह कर लेते हैं किसी न किसी प्रकार से, ठीक है? जिससे लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तर्कसंगत सोच का विकास हुआ है। ठीक है? आप देखिए यहाँ पे अगर आप हेडिंग समझ जाएँगे शिक्षा में सुधार हुआ है तो अपनी भाषा में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। ध्यान रखिए बस मेन हेडिंग ध्यान रखिए और उसके बारे में अपने शब्दों में बयाँ कर कर लिखिए, ठीक? कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे है नेक्स्ट जो है तकनीकी प्रगति। तकनीकी प्रगति का मतलब कि सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, अन्य तकनीकी क्षेत्र में विकास ने सूचना और संचार को आदान-प्रदान किया है, तेज़ सुलभ बनाया है। जैसे आजकल में मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, इन सब के माध्यम से समाज में कोई भी बात आसानी से पहुँच जाती है और वो समझ जाते हैं। कैसे हुआ ये संभव? टेक्नोलॉजी के द्वारा हुआ, मॉडर्न ज़माने के द्वारा हुआ। ठीक है? इस प्रकार से ले सकते हैं तकनीकी में। आगे बात करते हैं सामाजिक संरचना में परिवर्तन। सामाजिक संरचना में परिवर्तन का मतलब है कि पहले जातिवाद बहुत ज़्यादा चलता था, अब बहुत कम हुआ है जातिवाद। तो जाति, लिंग, धर्म आदि के आधार पे भेदभाव में कमी आई है। असमानता सिद्धांत में अधिक जो है मान्यता मिली है, यानी समानता जो थी वो सिद्धांत में अधिक मान्यता मिली है। अब लोग यहाँ पे ऐसा नहीं है, जिसके पास पैसा है, जो अच्छे से पढ़ लिख रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो उनकी वैल्यू है, ठीक है? आप चाहे किस जाति के हों, चाहे किसी धर्म के हों, जिनके पास धन दौलत है, पैसा है, अच्छे से काम कर रहे हैं, उनका समाज में इज्जत है। ठीक है भैया? आगे देखिए। नेक्स्ट है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास की बात करें तो यहाँ पे देखिए औद्योगिकरण और सेवा क्षेत्र के विस्तार से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। इसमें जीवन स्तर में सुधार हुआ है। ध्यान रखेंगे आर्थिक विकास का मतलब है कि जब मॉडर्न ज़माना आया तो बहुत सारे विभिन्न प्रकार के औद्योगिकरण का विकास हुआ, सेवा क्षेत्र में विकास हुआ और इनके द्वारा आर्थिक क्षेत्र में बढ़ावा मिला। नए लोगों को रोज़गार मिला और फिर उसके बाद जो है और बहुत सारी नई-नई टेक्नोलॉजी आज आ गई, जिससे जो है आर्थिक विकास में और वृद्धि हुई। तो इस प्रकार से आप इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शहरीकरण। शहरीकरण की अगर बात करें तो यहाँ पे ग्रामीण से शहरी क्षेत्र को जनसंख्या का प्रवास जो बढ़ा है, उसे शहरीकरण प्रक्रिया जो है तेज हुई है। यानी जब लोग गाँव से निकल कर शहर में जाते हैं तो इस प्रक्रिया को शहरीकरण कहा जाता है। तो शहर में लोग क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं शहर में? क्यों? क्योंकि वहाँ सुविधाएँ मिलती हैं लोगों को। वहाँ पे जो मूलभूत आवश्यकताएँ हैं उसकी पूर्ति हो जाती है इंसान को। ठीक है? आगे देखिए जो है परिवार संरचना में बदलाव। परिवार संरचना में बदलाव का मतलब क्या है? संयुक्त परिवार की जगह एकल परिवार प्रचलन बढ़ा है। जिसे जो है पारिवारिक संरचना में जो है परिवर्तन आया है। गाँव में आज भी हमें संयुक्त परिवार देखने को मिलता है, लेकिन वही संयुक्त परिवार में से कोई एक परिवार निकल कर छोटा-सा फिर शहर में जाके बस जाता है और वही एकल परिवार के नाम से जाना जाता है। तो जो एकल परिवार है हमें उसमें शहर में ज़्यादा देखने को मिलता है, ग्रामीण क्षेत्रों में हमें आज भी संयुक्त परिवार देखने को मिलता है। वहाँ भी एकल परिवार होता है लेकिन ज़्यादातर हमें संयुक्त परिवार ही देखने को मिलता है। निष्कर्ष में 2 पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। आधुनिकीकरण ने भारत में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए हैं। हालाँकि इसके साथ कुछ चुनौतियाँ भी उत्पन्न हुई हैं, जैसे पारंपरिक मूल्यों का क्षरण होना, सांस्कृतिक पहचान का संकट उत्पन्न होना। इन चुनौतियों के आधार पर समाधान खोजते हुए आगे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब है कि देखिए कुछ चीज़ें नुकसान भी होती है, कुछ चीज़ें फ़ायदा भी होती है। अगर देखा जाए तो समाज में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, लेकिन जो हमारी पुरानी संस्कृति है, जो हमारी परंपराएँ हैं, जो हमारा व्यवहार है, आज के डेट में कोई किसी से मतलब नहीं रखता है। समाज में आप देखिए, समाज में कोई किसी से उतना मतलब नहीं रखता है, अपने काम से काम रखते हैं लोग और अपने बारे में सोचते हैं। समाज के बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने बारे में सोचते हैं, तो आप कहीं न कहीं आधुनिकीकरण में आप जी रहे हैं। ठीक है? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पंथ निरपेक्ष से आप क्या समझते हैं? तो पंथ निरपेक्ष के बारे में बात करें यहाँ पे देखिए लिखेंगे पंथ निरपेक्ष जिसे धर्मनिरपेक्षता या सेक्युलरवाद भी कहा जाता है। एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें राज्य धर्म के बीच स्पष्ट विभाजन होता है। कहने का मतलब क्या है? मैं एक लाइन में अगर आपको समझाऊँ तो पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये है कि हमारे संविधान में
कोई भी धर्म सर्वश्रेष्ठ नहीं है, सभी धर्म समान हैं, बराबर हैं। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, तो सभी धर्म कैसे हैं? समान हैं। किसी भी धर्म को सर्वश्रेष्ठ की मान्यता नहीं दी गई है भारत में। अब देखिए आगे, इसमें देखिए इस जिसमें राज्य धर्म के बीच स्पष्ट विभाजन होता है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता है। सभी धर्म जो है प्रति सम्मान व्यवहार किया जाता है। राज्य के संचालन संचालन हेतु नीति निर्धारण में धर्म का हस्तक्षेप नहीं होता है। सभी नागरिक को अपने अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता होती है, आजादी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अब बात करते हैं भारत में पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष के बारे में। तो उसमें लिख सकते हैं भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष को एक मूल जो है सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जाता है। यहाँ राज्य सभी धर्मों को प्रति तटस्थ रहती है, यानी सभी को मानता है और किसी भी धर्म को विशेष समर्थन विरोध नहीं करता है। सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करना, प्रचार करना और उसको अभ्यास करने की स्वतंत्रता देता है। हालांकि राज्य के धर्म पर किसी भी प्रकार का भेदभाव निषेध है और सभी धर्म की प्रकृति व्यवहार सुनिश्चित करता है। कहने का मतलब यही है कि सिंपल भाषा में कहा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे बस इतना समझ जाइए कि पंथ निरपेक्ष का मतलब है कोई धर्म सर्वश्रेष्ठ नहीं है। हमारे संविधान में किसी भी धर्म को सर्वश्रेष्ठ की मान्यता नहीं दी गई है। सभी धर्म कैसे हैं? समान हैं, बराबर हैं। जिस धर्म में जो रहता है उस धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, उसे अपना सकता है, उसे छोड़ भी सकता है, उसकी आज़ादी उसके हाथ में है। ठीक है, इस प्रकार से आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है। दलित आंदोलन की मुख्य उद्देश्य लिखिए। दलित आंदोलन क्यों किए जाते हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है, इसके बारे में समझना है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। दलित आंदोलन भारत में उन सामाजिक राजनीतिक आंदोलन का समूह है जो दलित जिसे पूर्व में अछूत कहे जाने वाले समुदाय कहा जाता था, अधिकारों, समानता और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करते हैं। इन आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई आंदोलन क्यों होता है, क्योंकि उसके पीछे कोई न कोई उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए लोग आंदोलन करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे एक आंदोलन जिसका नाम है दलित आंदोलन। आपने नाम सुना होगा भारत छोड़ो आंदोलन का, आपने नाम सुना होगा असहयोग आंदोलन का। ठीक है, और बहुत सारे आंदोलन चलाए गए थे। तो ऐसे जो आंदोलन चलाए गए थे उसका उद्देश्य क्या था? कहीं न कहीं देश की आज़ादी सबसे बड़ी वहाँ पे उद्देश्य मानी जाती थी। ऐसे ही यहाँ पे दलित आंदोलन के पीछे उद्देश्य क्या है? जो लोग उनके साथ भेदभाव करते थे सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, उसी लिए जो है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दलित आंदोलन करते थे। ठीक है, आइए बात करते हैं उनका उद्देश्य क्या है। तो देखिए, सामाजिक समानता की स्थापना, यानी समाज में वो भी इंसान है तो उनको भी समान हक मिलना चाहिए, यानी सामाजिक समानता की स्थापना पहला पॉइंट लिखेंगे। जाति आधारित भेदभाव और जो है अस्पृश्यता को समाप्त करना। अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत को समाप्त करना, ताकि दलित समुदाय समाज में सम्मान और जो है अधिकार मिल सके और सम्मान के साथ वो जी सके। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है शिक्षा का प्रसार। दलित जो है उनको, दलित के लोगों को, दलित बच्चों को जो है शिक्षा का प्रसार करना, उनको पढ़ाने लिखाने के लिए जो है प्रेरित करना, ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें और जो सामाजिक आर्थिक में असमानता दिखाई देती है वो मजबूत हो सके। ठीक है, इसको आप इस प्रकार से ले सकते हैं। समझ जाएंगे तो अपनी भाषा में ले देंगे, तब भी आपका काम हो जाएगा। आगे देखिए, आर्थिक सशक्तिकरण। आर्थिक सशक्तिकरण का मतलब ये है रोजगार के अवसरों में वृद्धि, भूमि सुधार और आर्थिक समानता तक जो है पहुंच निश्चित करना, जिससे दलित और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। आर्थिक असशक्तिकरण का सिंपल सा मतलब ये है कि उनको भी रोजगार मिलना चाहिए, उनके भी जो है जो जमीन वगैरह है उनमें सुधार होना चाहिए, उनको जो है आर्थिक संसाधनों उन तक भी पहुंचना चाहिए। अगर इस प्रकार से काम होता है तो दलित को जो है समानता मिलेगी, वो अपने जीवन में सुधार कर नहीं आर्थिक जीवन में सुधार कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे राजनीतिक प्रतिनिधित्व। राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करें तो राजनीतिक संस्थानों में दलित के उचित प्रतिनिधित्व की सुनिश्चित करना, ताकि वो नीति निर्धारण या नीति निर्माण प्रक्रियाओं से भागीदारी मतलब उसमें कर सके। कहने का मतलब ये कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मतलब ये है कि जहाँ पे जैसे कि कार्यपालिका है, न्यायपालिका है
और विधायिका है, यहाँ पे भी इन संस्थाओं में भी इनके दलित लोगों का भी जो है उनका चयन होना चाहिए, ताकि जो है वो भी अपना योगदान दे सकें उसमें और समाज में उनको भी समानता का अधिकार प्राप्त हो। नेक्स्ट लिखेंगे इसमें सांस्कृतिक पुनर्जागरण। सांस्कृतिक पुनर्जागरण का मतलब क्या है? दलित समुदायों की संस्कृति पहचान को पुनर्जीवित करना, उन्हें गर्व के साथ अपनाना और उनके जो आत्म छवि है उसमें सुधार लाने का प्रयास करना। सांस्कृतिक पुनर्जागरण का मतलब कि उनकी जो संस्कृति फिर से जगाना, उनके बारे में, उनकी संस्कृति के बारे में समझना, जानना और समानता का अधिकार प्राप्त करना, ये सब जो है आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कानूनी अधिकारों की सुरक्षा। उनको भी अधिकार है कि जो है उनको भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। दलितों के खिलाफ होने वाले अत्याचार, अन्याय के खिलाफ कानूनी सुरक्षा प्रदान करना और न्याय सुनिश्चित करना, ताकि जो है न्याय बराबर मिले। कोई अगर उच्च जाति का है, कोई निम्न जाति का है, तो सिर्फ उच्च जाति को न्याय ना मिले, उसको ही पूरा सम्मान ना मिले, दलित को भी सम्मान मिलना चाहिए। आगे बात करें, इन उद्देश्यों के माध्यम से दलित आंदोलन भारतीय समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने में मदद किया है और हालांकि अभी भी कई सारी चुनौतियां दलित जो है उनके लिए दिखाई देती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने इस प्रकार से देखने को मिलेगा। 5 क्वेश्चन और आपके सामने आ चुके हैं। बस दोस्तों आप यही तैयार कर लीजिए, आपके पेपर में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से आपके सामने रहेंगे। औद्योगिक समाज की प्रमुख विशेषताएं बताइए। सांस्कृतिकरण की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। दहेज प्रथा के भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा। हरित क्रांति और उसके सामाजिक परिणामों की विवेचना कीजिए और फिर परियोजना कार्य के उद्देश्य के बारे में बताना है। इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए फटाफट इसको भी देख लेते हैं। औद्योगिक समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं? ठीक है, पहले आपको जानना है कि औद्योगिक समाज होता क्या है। औद्योगिक समाज वह समाज है जिसमें उत्पादन के प्रमुख साधन उद्योग और मशीनरी होते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा समाज है, एक ऐसा समाज है जो उद्योग के ज़्यादा करीब है और उद्योग में उत्पादन करता है। उसके जो है उत्पादन में सबसे ज़्यादा जो प्रभावी है वो तकनीकी और मशीनरी का प्रयोग है। ठीक है, पहले लोग उत्पादन करते थे किसी वस्तु का तो अपने हाथों से करते थे, जैसे कुटीर उद्योग से नाम से जाना जाता है। लोग ज़्यादातर हाथ से काम करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे बड़ी-बड़ी मशीनें आ चुकी हैं। अब उसके माध्यम से लोग उत्पादन करते हैं, ज़्यादा उत्पादन करते हैं और अच्छी-अच्छी वस्तुओं का उत्पादन होता है। तो अब समाज जो है कैसा हो चुका? औद्योगिक हो चुका है, क्योंकि उद्योग बढ़ रहा है तो समाज औद्योगिक हो रहा है। ठीक है, इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, तो विशेषताओं में लिखेंगे, पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे मशीनरीकरण और औद्योगिकीकरण। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जैसे मशीनरी आई, ठीक है, उद्योग का जो है विकास हुआ, उत्पादन प्रक्रियाओं में मशीनों का व्यापक उपयोग हुआ जिससे उत्पादन में गति और वृद्धि हुई। ठीक है, इस प्रकार से ले सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जब मशीनें आ गई, जैसे कृषि में आप देख लीजिए, कृषि क्षेत्र में कितनी सारी मशीनें आ चुकी हैं, आप देखे होंगे। तो जितनी सारी मशीनें आ चुकी हैं उससे उत्पादन में क्या वृद्धि हुई है, यानी उद्योग में वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मशीनों के आने से, इन्हीं का विकास होने से, इनकी टेक्नोलॉजी आने से उद्योगों में विकास हुआ है और उत्पादन भी धीरे धीरे बढ़ा है। ठीक है, आगे शहरीकरण। अगर शहरीकरण की बात करें तो उसमें क्या लिखेंगे? औद्योगिकीकरण केंद्र के विकास का कार्य जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर प्रवास करना है, जिससे शहरों का विस्तार होता है। तो शहरों क्या होता है? विस्तार होता है। आप इसके बारे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है श्रम विभाजन और विशेषज्ञता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कार्य के विभिन्न हिस्सों में विशेषज्ञ और श्रम विभाजन, जिससे उत्पादकता में वृद्धि हुई है। कहने का मतलब ये कि श्रम का विभाजन, श्रम मतलब मजदूर मेहनत करना, उसमें विभाजन हुआ है और जो विशेषज्ञ है उसके आधार पे, जिनके अंदर नॉलेज है उनकी हिसाब से उनको जो है अपना रोजगार मिलता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन मतलब अगला पॉइंट यहाँ पे है सामाजिक गतिशीलता। सामाजिक गतिशीलता का मतलब ये है व्यक्तियों के लिए सामाजिक आर्थिक स्थिति में परिवर्तन अधिक संभावनाएं उत्पन्न हुई है, जिससे समाज में गतिशीलता बढ़ी है। कहने का मतलब कि औद्योगिकरण से आने से या औद्योगिक समाज होने से बहुत सारे समाज में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आज की डेट में हर इंसान अपने आप में कुछ ना कुछ ऐसा अपने आप में स्थापित कर लिया है। कहने का मतलब ये है कि उसके पास सब कुछ है। ठीक है, आज के दिन में कोई गरीब अगर कहे तो गरीब नहीं कर सकते हैं। अगर किसी को आप कहेंगे कि गरीब हो, आपके पास कुछ नहीं है, तो आप ही को उल्टा बोलेगा वो। ठीक है, तो समाज में
परिवर्तन हुआ है, गतिशीलता मतलब समझ में बदलाव हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बाजार अर्थव्यवस्था। बाजार अर्थव्यवस्था का मतलब ये है माल और सेवाओं के उत्पादन और वितरण के लिए बाजार आधारित अर्थव्यवस्थाओं का विकास हुआ है। यानी अब देखिए उत्पादन बढ़ेगा तो मार्केट में जो वस्तु बढ़ेगी तो बाजार की भी क्वालिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे है शिक्षा और कौशल पर जोर। शिक्षा और कौशल पर जोर का मतलब क्या है? तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा का महत्व बढ़ता है और बढ़ रहा है। कुशल श्रमिक की मांग बढ़ रही है, जिससे बहुत सारे लोग जो है टेक्निकल कोर्स करते हैं, आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक वगैरह करते हैं। तो अब ये कोर्स जो है, जो तकनीकी कोर्स है, इनकी डिमांड आगे आगे बढ़ रही है। ठीक है, और जो है स्किल जो है लोगों के अंदर आने चाहिए और ऐसा लोग जो है मान रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है संचार। इसमें अगला पॉइंट है संचार और परिवार के साधनों में जो है इनका विकास। संचार और साधनों में विकास का मतलब कि तेजी से संचार और परिवहन के साधनों का विकास हुआ है, जिससे सूचना और वस्तुओं का जो है आदान प्रदान हुआ है। आज के दिन में बहुत सारे जो है परिवहन के साधन आ चुके हैं। बहुत सारे जो है आपको सूचना वाले, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको विदेश में बात करनी है, कहीं भी कुछ सूचना भेजनी है तो आसानी से आप भेज सकते हैं, उसको जो है आप सुन सकते हैं। मतलब कि सूचनाओं और जो परिवहन का विकास तीव्र गति से हुआ है। ये कब हुआ है? औद्योगिकरण समाज के होने से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट्स में लिखेंगे पर्यावरण प्रभाव। औद्योगिकरण के कारण विस्तृत जो है प्राकृतिक रूप से जो संसाधन है उनका अत्यधिक दोहन हुआ है और प्रदूषण में भी वृद्धि हुई है। तो कुछ उसके नेगेटिव भी हैं और कुछ उसके पॉजिटिव भी हैं, कुछ लाभ हुआ है, कुछ हानि भी हुआ है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे है सांस्कृतिकरण की अवधारणा और इसकी विशेषता बतानी है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है संस्कृतिकरण क्या होती है और उसकी प्रमुख विशेषता क्या है, इसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिखेंगे संस्कृतिकरण के बारे में। ठीक है, देखिए संस्कृतिकरण एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से निम्न जातियां या जनजातियां, उच्च जातियां, विशेषकर जो है द्विज जाति जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य रीति रिवाजों, कर्मकांडों और विचारधाराओं और जीवन शैली को अपनाकर अपनी सामाजिक स्थिति ऊंचा करने का प्रयास करती हैं। ठीक है, इस अवधारणा को समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास ने प्रस्तुत किया था। तो संस्कृतिकरण जो है ये किसने प्रस्तुत किया था? एम.एन. श्रीनिवास ने। एक पॉइंट यहाँ से भी आपका बहुविकल्पीय में बन सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी मुख्य विशेषता क्या है? तो संस्कृतिकरण का मतलब है कि अपने जो संस्कृति है उसको आगे भी बनाए रखना। ठीक है, उसको आगे भी फॉलो करना, आपने अपनी परंपराओं को अपनाना, अपनी संस्कृति को अपनाना, उसको फॉलो करना, वो संस्कृतिकरण कहलाता है। अब उसकी विशेषता क्या है? तो देखिए पहली विशेषता लिखेंगे उच्च जातियों की अनुकरण की प्रक्रिया। उच्च जातियों के अनुकरण की प्रक्रिया का मतलब निम्न जातियां उच्च जातियों के रीति रिवाज, कर्मकांड, जीवन शैली को अपनाती हैं। जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए आपको शादी करनी है, मतलब कि शादी होती है या फिर कोई पूजा पाठ होता है, कोई कथा वगैरह सुनता है, तो ब्राह्मण आते हैं, पंडित आते हैं, उसमें अपना जो है अपना कथा वगैरह करेंगे। तो उनके जो रीति रिवाज होते हैं, उनके जो कर्मकांड होते हैं, उनकी जीवन शैली को लोग अपनाते हैं। ठीक है, आप उच्च जातियों का अनुकरण मतलब कि जो उच्च जातियां होती है, अनुकरण मतलब फॉलो करना। जैसे किसी को इंस्टाग्राम पे, किसी को फेसबुक पे फॉलो करते हैं, उसको जो है फॉलो करते हैं, उन्हें अनुकरण कहा जाता है। तो उच्च जातियों का अनुसरण करना या अनुकरण करना। ठीक है, आगे है सामाजिक स्थिति में जो है सुधार का प्रयास करना। इसका मतलब क्या है? इस प्रक्रिया के माध्यम से निम्न जातियां सामाजिक श्रेणी क्रम में ऊंचा स्थान प्राप्त करने का प्रयास करती हैं। यानी जो संस्कृतिकरण है इसके माध्यम से जो निम्न जातियां हैं वो उच्च जातियों के करीब करीब जो है आने का प्रयास करती हैं। ठीक है, आगे धार्मिक और सांस्कृतिक परिवर्तन। धार्मिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का मतलब क्या है? सांस्कृतिकरण के दौरान धार्मिक संस्थाओं, पूजा पद्धतियों और सांस्कृतिक प्रथाओं में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। सांस्कृतिकरण में जो बदलाव होता है उसके कारण में देखा जाए तो जो पुरानी परंपराएं हैं आज के दिन में कुछ ना कुछ आपको समाज में बदलाव देखने को मिलता होगा। ठीक है, तो पूजा जो पद्धतियां हैं, पहले लोग पूजा बड़े ही इत्मीनान से करते थे। आज के दिन में पूजा कर रहे हैं, मोबाइल घंटी बज गई तो लोग मोबाइल में बिजी हो जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान नहीं लगा पाते हैं। आगे देखिए विभिन्न जातियों का अनुकरण करना। विभिन्न जातियों का अनुकरण करने का मतलब ये है कि ब्राह्मण के अलावा क्षत्रिय और वैश्य जैसी अन्य जातियों के जो है जो उच्च जातियां हैं उनका भी लोग अनुकरण करते हैं, उन
उनको भी फॉलो करते हैं। ठीक है, सामाजिक गतिशीलता का मतलब यहाँ पे देखिए अगला हेडिंग रहेगा सामाजिक गतिशीलता। इसका मतलब है कि सांस्कृतिकरण सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देता है। यानी कहने का मतलब है कि जो समाज संस्कृतिकरण है, इससे समाज में अलग अलग प्रकार के बदलाव होते हैं और बदलाव ही गतिशीलता होता है। ठीक है, जिससे निम्न जातीय सामाजिक संरचना में ऊंचा स्थान प्राप्त। अगला हेडिंग दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अगला हेडिंग है आधुनिक संचार माध्यम का प्रभाव। आधुनिक संचार माध्यम का प्रभाव का मतलब ये है जैसे रेडियो है, टेलीविजन है और प्रिंट मीडिया है और सोशल मीडिया आज की डेट में देख लीजिए, संचार माध्यम से संस्कृति में तेजी से परिवर्तन देखने को मिला है। खासकर इसमें सबसे बड़ा जो प्रभाव है वो सोशल मीडिया का है। ठीक है, आगे देखिए इसमें लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे शिक्षा का प्रसार। शिक्षा का प्रसार का मतलब है कि शिक्षा का प्रसार साक्षरता बढ़ने से सांस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया है उसमें बढ़ावा देखने को मिला है। ठीक है, इसके बारे में लिख सकते हैं। आगे इसमें लिखेंगे जो है सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया परिणाम स्वरूप निम्न जातियां अपनी पारंपरिक प्रथाओं को त्याग कर उच्च जातियों की प्रथाओं को अपनाती हैं और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार जो है होता है। कहने का मतलब है कि संस्कृतिकरण का मतलब यही है कि अपनी संस्कृति को त्याग कर किसी दूसरी संस्कृति या उच्च जातियों का अनुकरण करना ये जो है संस्कृतिकरण के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दहेज प्रथा पर भारतीय समाज पर क्या प्रभाव है, ये लिखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में आ सकता है। तो देखिए दहेज प्रथा भारतीय समाज में एक पुरानी प्रथा है, आज से नहीं चली आ रही है, बहुत सदियों से चली आ रही है ये प्रथा और ये बड़ी ही खतरनाक प्रथा है दहेज प्रथा, जिसमें वध पक्ष जो होते हैं, जो वधु पक्ष होते हैं, वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष को धन संपत्ति और अन्य मूल्यवान वस्तु दी जाती है। ये प्रथा भारतीय समाज में कई नकारात्मक प्रभाव देखे जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दहेज की डिमांड करते हैं। दहेज की डिमांड में जब नहीं उनकी आवश्यकताओं की पूरा होती है तो फिर बहू जो होती है उसको प्रताड़ित करते हैं, उसको परेशान करते हैं। तो कई सारे प्रभाव पड़ते हैं समाज में। आइए देखते हैं पहला पॉइंट यहाँ पे महिलाओं के प्रति हिंसा। पहला पॉइंट, दहेज की मांग पूरा न होने से वधु के साथ शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक अत्याचार किए जाते हैं जो कभी कभी मृत्यु का भी कारण बन जाता है। तो इसे आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। आप जानते हैं सोसाइटी में, समाज में ऐसा हमें देखने को कई बार मिलता है। और आप बस अब इतना समझ जाइए कि जो है दहेज के कारण महिलाओं की हत्या भी हो जाती है। यहाँ पे देखिए मृत्यु कारण लिखा हुआ है। ठीक है, आगे लिंग अनुपात में असंतुलन। अनुपात में असंतुलन का मतलब है कि दहेज का बोझ के कारण कई परिवार अपने पुत्रियों की अपेक्षा पुत्रों की प्राथमिकता देते हैं, जिसके कारण लिंगानुपात में असंतुलन जो है बढ़ता है। लोग सोचते हैं कि बेटी पैदा हुई तो जो है दहेज देना पड़ेगा, उसकी शादी करनी पड़ेगी, दहेज देना पड़ेगा हमें, लेकिन उसी के कारण लोग बेटा सोचते हैं, जबकि उसमें भी खर्चा आता है। लेकिन लोग सोचते हैं कि बेटे में, जब बेटे की शादी करेंगे दहेज मिलेगा। अब सोचिए मानसिकता इंसान की, यहाँ पे जब बेटा पैदा होगा तो दहेज वही मांगेंगे और जब बेटी पैदा होगी दहेज देने में शर्मिंदा महसूस होगी, उन्हें दुख होगा। तो क्यों ना दहेज, जो लोग जिनके पास बेटे हैं वो दहेज मांगे ही ना, तो हो सकता है कुछ और परिवर्तन हो समाज में। ठीक है, आर्थिक बोझ। आर्थिक बोझ का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इसको देखेंगे तो आर्थिक बोझ में देखिए दहेज देने के लिए परिवार के भारी आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है, जिससे वो कर्ज में डूब जाता है और उनकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो जाती है। एक बाप जो होता है, जो मजदूरी करता है, किसान जो होता है, अगर बेटी की शादी करनी है तो समझ जाइए कि उसकी हालत क्या होती होगी। और वो अपने सब कुछ जो है, अपनी जो जीवन है वो उसी में लगा देता है, सिर्फ दहेज का सामान जुटाने में कि शादी करनी है बिटिया की। इस प्रकार से कितनी जो है आर्थिक समस्याएं हो जाती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं। शिक्षा में बाधा। दहेज के लिए धन संचय करने के उद्देश्य से कई परिवार अपने पुत्र को शिक्षा खर्च नहीं करते हैं और जिससे महिलाओं की शिक्षा सशक्तिकरण में बाधा उत्पन्न होती है। लोग ये सोचते हैं कि इनको पढ़ा देंगे तो शादी में क्या देंगे इनको। भैया आप पढ़ा लिखा दीजिए ना, अगर वो कामयाब हो गई बच्ची तो समझ जाइए कि आपको वो देगी। लोग समझते नहीं है यही और उनको कम पढ़ाते लिखाते हैं और फिर बच्चियां जो है जब पढ़ लिख नहीं पाती हैं तो फिर जो है उनका शादी हो जाएगा और फिर शादी होगा तो फिर लोग दहेज मांगेंगे, जब कुछ नहीं कर पाएगी वो, तो लोग जो दहेज के लालची वो मांगेंगे ही। और दूसरी बात ये, लेकिन अगर आप बच्चियों को पढ़ा के, अपने बेटियों को पढ़ाकर जो है अगर कामयाब इंसान बना देते हैं तो वो सफल होकर बल्कि वो दहेज मांग सकती है, अगर वो सफल कामयाब इंसान बन जाएगी तो। ठीक है, तो यहाँ पे जो दहेज है वो खत्म हो सकता है, वो कम हो सकता है, खत्म नहीं कर सकते, कम तो हो सकता है।
नेक्स्ट है विवाह में देरी। विवाह में देरी का मतलब कि दहेज की मांग उच्च होने के कारण कई लड़कियों की विवाह में देरी हो जाती है। सामाजिक मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं दहेज मतलब पैसे जुटा नहीं पाते हैं दहेज के कारण, दहेज के लिए, तो जो है मानसिक स्थिति, सामाजिक स्थिति उत्पन्न हो जाती है और विवाह में देरी होती चली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे सामाजिक असमानता। दहेज प्रथा समाज में आर्थिक और सामाजिक असमानता को बढ़ावा देती है, जिसमें निम्न वर्ग के परिवार के लिए अपनी बेटियों को विवाह करना कठिन हो जाता है, क्योंककि आर्थिक असमानता देखने को मिलती है वहां पे। इसमें लिख सकते हैं हालांकि दहेज प्रथा के उन्मूलन के कानून बनाए गए हैं, जैसे कि दहेज निषेध अधिनियम 1961, लेकिन सामाजिक जागरूकता की कमी के कारण जो परंपरागत जो मान्यताएं हैं वो चली आ रही हैं, आज भी दहेज प्रथा का प्रचलन चल रहा है। ठीक है, तो ये जो आप पॉइंट इसमें आप लिख सकते हैं, अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, हरित क्रांति और उसके सामाजिक परिणामों की विवेचना कीजिए। तो हरित क्रांति क्या होती है उसके बारे में बताना है हम। तो सबसे पहले देखिए, हरित क्रांति भारत में 1960 के दशक में शुरू की गई एक कृषि सुधार योजना थी। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना था। इसका जो है इसमें उच्च उपज देने वाली फसलों के लिए फसलों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और अच्छी से अच्छी सिंचाई तकनीकी का इस्तेमाल करके अधिक से अधिक उत्पादन करना हरित क्रांति कहलाता है। ठीक है, तो 1960 के दशक में जो है ये बता सकते हैं कि उसमें रासायनिक खादों का प्रयोग करके, अच्छी उर्वरकों का प्रयोग करके, कीटनाशक, सिंचाई, अन्य सुविधाओं को प्रयोग करके अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ाना ही हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब इसकी क्या सामाजिक जो है परिणाम निकल कर आए, सकारात्मक क्या निकले उसको देखते हैं। तो फिर खाद्यान्न में सुरक्षा। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया और जिससे भूखमरी और कुपोषण जो समस्याएं थी उसमें कमी देखने को मिली। तो ये पॉइंट आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे धीरे धीरे भारत खुद पर निर्भर हो गया कि अपना भोजन खुद हम तैयार करेंगे, अपना जो कृषि उत्पादन है उसको तैयार करेंगे, तो इस प्रकार से आत्मनिर्भर बन गया भारत और भूखमरी जैसे कुपोषण जैसी जो समस्याएं थी वो खत्म होने लगी। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार। जो किसान होते थे उनके आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिले, जैसे अच्छी उपज हुई यानी उच्च उपज हुई और बेहतर मूल्य मिलने लगा, जिससे किसानों को आय में वृद्धि हुई और उनकी जो जीवन है उनके जीवन स्तर में सुधार होने लगा। सिंपल। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास का मतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्षेत्रों में नवाचारों के कारण, नवाचारों का मतलब नए नए विचार आना, इनके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचों का विकास हुआ है, जैसे सड़क, बिजली, सिंचाई आदि की सुविधा में विस्तार हुए हैं। ठीक है, आगे है नकारात्मक भी कुछ प्रभाव पड़े हैं। तो नकारात्मक इसमें लिख सकते हैं आर्थिक असमानता में वृद्धि। हरित क्रांति लाभ मुख्यतः बड़े समृद्ध किसानों तक ही सीमित रहे थे, जबकि छोटे और सीमांत जो किसान थे उससे वंचित रह गए थे, जिससे सामाजिक और आर्थिक असमानता बढ़ी थी। कहने का मतलब है कि इसमें जो हरित क्रांति जब आई थी उसमें जो उच्च किसान थे, जो पहले से बड़मनी थे, मतलब बड़े लोग थे, उनके पास ज़्यादा कृषि उत्पादन था, कृषि भूमि थी, तो वो ज़्यादा उसका लाभ उठा पाए। कृषि में छोटे जो किसान थे वो उसका लाभ कम उठा पाए। ठीक है, आगे है क्षेत्रीय असमानता। क्षेत्रीय असमानता का मतलब हरित क्रांति का प्रभाव मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही दिखाई दिया, जबकि पूर्वी दक्षिण अन्य राज्यों में जो है इसका प्रभाव कम था, इसीलिए जो है यहाँ पे क्षेत्रीय असमानता देखने को मिली थी। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रभाव। इसका मतलब ये है कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आई और जल प्रदूषण और जैव विविधता नकारात्मक प्रभाव पड़ा, यानी बहुत सारी समस्याएं भी देखने को मिली। ठीक है, आगे देखिए सामाजिक तनाव। सामाजिक तनाव का मतलब है कि आर्थिक असमानता के कारण ग्रामीण समाज में तनाव और संघर्ष उत्पन्न हो गया, क्योंकि कुछ लोग अमीर थे, कुछ लोग गरीब हो गए। ठीक है, और जो लोग जिनके पास पहले से सुविधाएं थी वही लोग उसका फायदा उठा पाए और इसी प्रकार से जो है वो उसका नकारात्मक पॉइंट पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट ले सकते हैं इसमें किस प्रकार हरित क्रांति ने भारत कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि की, लेकिन समाज की जो है सामाजिक और पर्यावरण चुनौतियों भी सामने आई थी। ठीक है, आगे ले सकते हैं क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने है। 45 क्वेश्चन आप अगर तैयार कर लेते हैं तो इसी में से आपके पेपर में आएगा। क्वेश्चन है परिवार जो है परियोजना कार्य के उद्देश्य को स्पष्ट करना है। तो आइए देखते हैं परियोजना कार्य, प्रोजेक्ट कार्य क्या होता है। प्रोजेक्ट यानी परियोजना कार्य एक शैक्षणिक और व्यावसायिक प्रक्रिया है जिसमें किसी विशेष उद्देश्य या समस्याओं के समाधान के लिए
जो है योजनाबद्ध गतिविधियों को श्रृंखलाओं को निष्पादित करने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे शैक्षणिक और व्यावसायिक प्रक्रिया है जिसमें किसी विशेष उद्देश्य की जो समस्याएं होती है उसके समाधान के लिए एक योजना बनाई जाती है और उस योजना के तहत उसको खत्म करने के लिए मतलब काम किया जाता है। जैसे मान लो आपके पैर में चोट लग गया है, पैर में चोट लग गया है तो उसको खत्म करने के लिए, उसके दर्द को खत्म करने के लिए कुछ तो करेंगे। आप पट्टी बांधेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, तो इसका मतलब कि जिस काम के आप जिस समस्या को समाधान के लिए जो आप काम कर रहे हैं वो आपका प्रोजेक्ट कार्य या परियोजना कार्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य में पहला देखिए, ज्ञान का विकास। ज्ञान का विकास का मतलब विभिन्न विषयों और क्षेत्रों में गहन अध्ययन और अनुसंधान के माध्यम से ज्ञान का विस्तार होता है। जब प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है तो उसमें जो है अलग अलग क्षेत्रों में अध्ययन किया जाता है और उसके आधार पे लोग अनुसंधान यानी रिसर्च करते, खोज करते हैं और फिर उसके माध्यम से लोगों का ज्ञान में वृद्धि होती है। ठीक है, आगे देखिए, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है कौशल विकास। कौशल विकास का मतलब होता है कि आपके अंदर समस्याओं का समाधान करने के लिए एक स्किल डेवलपमेंट होता है और जो नियम है, नीति निर्धारण करने का भी आपके अंदर स्किल डेवलप होगा। नेतृत्व और टीम वर्क जैसे व्यवहारिक कौशल का विकास होता है। प्रोजेक्ट जब कार्य करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपके अंदर जो समस्या है उस समाधान करने के लिए एक कौशल उत्पन्न होता है। आपको कैसे नियम लगाने हैं, कैसे नेतृत्व करना है, टीम वर्क कैसे काम करना, इन सब के बारे में जानकारी प्रदान होती है और जानकारी मिलती है और लोगों के अंदर एक स्किल डेवलपमेंट होती है, यानी कौशल का विकास होता है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है रचनात्मक और नवाचार का बढ़ावा देना। रचनात्मक और नवाचार का बढ़ावा देने का मतलब है कि नए विचार, नवाचार करना, नए विचार दृष्टिकोण से प्रोत्साहित करना और रचनात्मक वृद्धि करना। मतलब नए नए विचार आते हैं, नए नए आइडियाज आते हैं। जब कोई आप काम करोगे तो उससे नए नए विचार आते हैं, नए नए आइडियाज आते हैं, किस प्रकार से क्या करना है, उसको कैसे जो है बनाना है, कैसे समझना है, तो नए नए आइडियाज आते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्यवहारिक अनुभव प्रदान करना। व्यवहारिक अनुभव प्रदान करने का मतलब कि सिद्धांतों को व्यवहारिक स्थितियों में लागू करने का अनुभव प्रदान करना, ये होता है इसमें। ठीक है, यानी जो व्यवहार में अनुभव होते हैं उसमें प्रदान करना, सिद्धांतिक जो व्यवहार होते हैं उसकी स्थितियों में जो है परिवर्तन होता है, वो सब यहाँ पे आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्र और आत्मनिर्भर का विकास करना। स्वतंत्र और आत्मनिर्भर का विकास करने का मतलब क्या है? छात्र और प्रतिभागियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने और निर्णय लेने को प्रोत्साहित करना, उनको जो है तैयार किया जाता है। ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जाता है जिसके माध्यम से छात्र स्वयं जो है उसको सीखे, समझे और उसका आंसर देने की कोशिश करे। ठीक है, आगे देखिए, संचार कौशल में सुधार। संचार कौशल सुधार करने का मतलब क्या है? लेखन, प्रस्तुति, संवाद कौशल में विकास करना। जैसे मान लीजिए आप स्टेज पे पहुंच गए हैं, आपको लेक्चर देना है, आपको भाषण देना है, लेकिन आपको माइक पकड़ना सही से नहीं आ रहा है, ना तो आपको सही से बोलना आ रहा है, तो क्या आप अच्छे से बोल पाएंगे वहां पे? नहीं। लेकिन अगर आपको पहले से सिखाया जाए कैसे बोला जाता है, कैसे क्या किया जाता है, तो आपको जो है वहां पे जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ना तो बोलने में कोई दिक्कत होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से संचार कौशल में सुधार होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें कि समय प्रबंधन। समय प्रबंधन का मतलब है कि नीति जो है निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य को पूरा करने की क्षमता विकास करना। जैसे कि 3 घंटे का 15 मिनट का आपका पेपर होगा तो उसी के भीतर भी आपको काम करना है। ठीक है, अब उसके समय प्रबंधन में अगर कर लेंगे तो बढ़िया है। ठीक है, आगे है सहयोग और टीम वर्क। सहयोग और टीम वर्क का मतलब यह है कि समूह में कार्य करने की क्षमता और सहयोग की भावना बढ़ती है। अगर आप ग्रुप में कोई काम करते हैं तो एक दूसरे को सहयोग की भावना बढ़ती है और लोगों के अंदर एक ऐसा भावना उत्पन्न होती है कि हम अपने हैं, ठीक है, पराये नहीं हैं। आगे इसमें लिख सकते हैं आप यहाँ पे, इन उद्देश्य के माध्यम से परियोजना कार्य प्रतिभागियों को व्यवहारिक अनुभव प्रदान करता है और उन्हें वास्तविक जीवन चुनौती के लिए तैयार करता है। तो दोस्तों ये 45 इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय क्वेश्चन थे। ठीक है, 50 से ज्यादा मैंने आपको लघु उत्तरीय करवाए हैं और फिर दीर्घ उत्तरीय भी आपको करा देंगे। ठीक है, चलिए मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।